नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 48 घंटों से इंटरनेट बंद, सड़कों पर सन्नाटा, डरी हुई आवाम। यह आज बरेली की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा फैलाने के मामले के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर में कहा गया है कि तौकीर रजा ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया। उसने उकसाते हुए कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, फिर चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, और मुस्लिमों की ताकत भी दिखनी चाहिए। एफआईआर में खुलासा हुआ कि बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा, आईएमसी का नदीम और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत इसे जानबूझकर अंजाम दिलवाया। इसके बाद पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। पहले भी तौकीर रजा का नाम दंगों में आवाम को उकसाने में आया है और साजिश करने में भी आ चुका है। तौकीर पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या तौकीर इस नफरत के व्यापार की अंतिम कड़ी है या कुछ और है जो मिसिंग है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बातचीत सुनाना चाहते हैं। बरेली के अधिकारी हैं, उनसे हमारे संवाददाता सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए। 26 सितंबर को कुछ लोगों द्वारा भीड़ एकत्रित कर उपद्रव किया गया जुमे की नमाज के बाद में। इसमें टोटल 12 लोगों को कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 15 लोगों को थाना कोतवाली क्षेत्र से, बारादरी क्षेत्र से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब मौलाना तौकीर रजा को जेल भेज दिया गया, बताया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को आने का आह्वान किया था। इसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स प्रकाश में आए हैं जिनके माध्यम से मैसेजिंग की गई थी, और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिनके माध्यम से मैसेजिंग की गई थी। इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जितने लोग इसमें ऐसे उपद्रवी इसमें शामिल हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजिंग में थे और भी अन्य भूमिकाओं में थे, इन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। इन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अब तक कितने मुकदमे दर्ज होगा, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें टोटल अभी तक 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और टोटल 27 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौलाना के जो तौकीर रजा उनको कितने मुकदमों में नामजद किया गया है? मौलाना तौकीर रजा का टोटल 7 मुकदमों में इनका नाम आया। टोटल 7 मुकदमों में तौकीर रजा का नाम आया है, और जो अभी तक की मौजूदा गिनती है उसके हिसाब से तौकीर रजा के ऊपर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2010 के दंगों में भी तौकीर का नाम सामने आया था। बीते दिनों बाहर से फंडिंग की बात चल रही थी, उस फंडिंग में भी तौकीर की जो संस्था है उसका नाम सामने आया था। बार बार हर बार इसी तरह की गतिविधियों में उलझा हुआ एक इंसान। सवाल उठता है कि आखिरकार क्या वो अकेला है या फिर उसके पीछे कोई और है जो इस देश की स्थिरता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। आलोक वत्स हैं, प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा नेता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है आलोक वत्स जी आपका। हमारे साथ में एसके दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका। मौलाना नाजिम अशरफी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नाजिम साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत बेहतरीन बोलते हैं, और मुझे लगता है कि जब आप बोलते हैं तो मुस्लिमों को भी एक दिशा मिलती है और लोग भी आपको सुनना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, तौकीर रजा जैसे लोग, हालांकि दंगाई अभी कह देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी मामला उनके ऊपर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कई चीज़ों में संलिप्त पाए गए तौकीर रजा, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी सर? बड़ा गंभीर मामला है। इस तरह से किसी भी शहर है हमारे मुल्क में कहीं हम नहीं चाहेंगे इस तरह की उपद्रवी हो, किसी भी धर्म ताल्लुक रखने वाले हो, इस तरह के कोई भी कार्य करें, इस तरह के कोई कारनामे करें जिससे कि सारे भारतवर्ष को, हमारे सारे मुल्क को तकलीफ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है कि जहाँ तक देखिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुख्यमंत्री की जो भाषा शैली का सवाल है,
टेंटिंग पेंटिंग के लिए मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स ऐसा है जो लोगों को बरगलाने का काम करता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि मौलाना नाजिम अजनबी कोई ऐसा बात चल रही है जिससे कि लोग बरगलाए जा रहे हों, लोग प्रवोक किए जा रहे हों, लोग उकसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करना पूरी बात नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पर भी भारतीय जनता पार्टी को चलकर दिखाना होगा। एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं जब वहाँ एसएसपी प्रभाकर चौधरी थे बरेली में, तो कांवड़ यात्रा के ऊपर उन्होंने मतलब लाठीचार्ज कराया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ के तो कुछ स्थानीय नेता है, मुझे पता चला है कि उन्होंने कहा वो बड़े नाराज थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा ठीक है चलिए कोई और मौका आएगा बदला दे देंगे। तो शायद ये कहीं ना कहीं वही चिंगारी थी और उसी बदले की थोड़ी सी एक भावना थी। देखिए यहाँ जो मामला था आइलम मोहम्मद कानपुर से शुरू मैं बार बार कहता, फिर अब उसके बाद में अगर हमारे सनातनी भाई को क्या चाहिए था, कोई धर्मगुरु नहीं करेगा इस काम। ये कहीं ना कहीं मतलब उपद्रवी लोग हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जिनकी ये हरकतें हैं। अगर उन्हें साथ ही आना था तो आइलम महादेव की तख्ती साथ में लेकर गर्दन पर हटा के चलते। आप आइलम मोहम्मद कहिए, मसला नहीं समझ पा रहे हैं नाजिम साहब, मसला नहीं समझ पा रहे हैं। मसला ये नहीं है कि मुस्लिमों ने क्या तख्ती लगाई, मसला ये नहीं है कि हिंदुओं ने क्या तख्ती लगाई, मसला ये है कि हमारी और आपकी भावनाओं को लेकर के जिस तरीके से उसको पेट्रोल बम बनाने का काम किया जा रहा है और वो काम तौकीर रज़ा जैसे लोग कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाए। और रहा सवाल डेंटिंग पेंटिंग का, चलिए वो शब्द एक बार को मान लिया जाए आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग करनी भी पड़े, वो दंगाई चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपत्ति कहाँ होनी चाहिए। देखिए पूजा जी, यहाँ हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ राजनीतिक मसला है, बिल्कुल का मसला नहीं है। मैं वही बात कह रहा था, पीछे से लाने पड़ती है बात। कहीं ना कहीं अगर सब लोग मिलकर एक जो कानून ये जो एहतजाज था प्रशासन के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं था, तो वो साथ दे जाते, एक साथ में चलते भाई हम दोनों ग्रुप चल रहे हैं। लेकिन उसी वक्त उसी मौके में आइलम महादेव कौन निकाल कर लाता है, उनको किसने प्रवोक किया, उनको किसने बचाया, ये जांच का विषय है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहां आइलम महादेव उसी समय में क्यों लोग तख्तियां लेकर बाहर सामने आ गए, क्योंकि उनके खिलाफ एहतजाज था नहीं। प्रशासन के खिलाफ हो सकता है, शासन के खिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारे हिंदू भाई क्यों उस मुकाबले में आ गए, क्यों तख्तियां लेकर सामने आ गए, क्यों आमने सामने से टकरार कर दिए। कहीं ना कहीं ये है मौजूद जो असल मौजूद है वो ये है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। इस पर किसने चढ़ा दिया, क्या सरकार का तो इसमें साजिश नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा? को लग रहा है इस बात पूरा साफ हो जाना 27 में। ठीक है, ठीक है, मैं आलोक जी से समझ लेते हैं इसको। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या जांच का विषय सिर्फ यही है कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव किसने निकाला, या फिर जांच का विषय ये होना चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद हाथ में आई लव मोहम्मद की तख्तियों के साथ पेट्रोल बम, 12 बोर का कट्टा, कुछ खोखे कारतूस, लाठी डंडे, पेट्रोल बम और साथ में पत्थर कहाँ से आ गए? तौकीर रज़ा के घर में वो बम कहाँ से आ गए जिन बम का इस्तेमाल किया जाना था? तौकीर रज़ा को इन तमाम चीज़ों के बदले में शरण कौन दे रहा था? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बोले सर। सर शायद आपका फ्रेम जो है म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा उसे प्लीज। बोले आलोक जी। अभी आलोक जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सपा से प्रवक्ता एसके दुबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। एसके दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे सर? जांच का विषय क्या सिर्फ यही है कि आई लव मोहम्मद के बदले आई लव महादेव क्यों है, या फिर जांच का विषय कुछ और है जिसे शायद हम समझ नहीं पा रहे? बोलिए। मुझसे बात की जी एसके दुबे जी, आपसे ही बात हो रही है। जी देखिए, जांच का विषय ये होना चाहिए कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों बढ़ती गई। जब खुफिया एजेंसी के पास एक हफ्ते से वे लोग प्लानिंग बना रहे थे, तो खुफिया एजेंसी पे लाखों रुपया खर्च किया जाता है, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसमें पूरा तंत्र है उसके पास, तो वो क्या कर रहे थे
क्या वो आराम से एसी में बैठने के लिए आते हैं क्या भाई? उन पे काम लो ना। अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो, अरे उस पे ऐसा शिकंजा कसो कि आने वाली पीढ़ी उसको याद करें कि भाई अगर हम हिंदू और ये दोनों साइड नहीं होना चाहिए, ये दोनों साइड होना चाहिए। मैंने एक ही शब्द कहा, किसी भी, किसी मतलब किसी में तो सब आ गए ना। हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश रचने वाला व्यक्ति, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उसकी 7 नस्लें भी इस देश के बारे में अगर सपने में भी सोचे ना तो भड़बड़ा के उठ जाए रात को। 1986 से लेकर के 2025 तक 10 से ज्यादा मामले, 17 मामले करीबन दर्ज हैं दुबे जी तौकीर रजा के ऊपर, और आपकी सरकारों के समय लाल बत्ती दी जाती थी तौकीर रजा को, और आपकी सरकार के समय कभी जांच नहीं बैठी। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, हमारी सरकार, देखिए फिर वही बात, हमारी सरकार की बात अभी करंट में कौन है आप उसकी बात करिए। पास्ट हो गया है, लेकिन करंट में क्या हो रहा है उसकी बात करिए। हमारी अगर करंट में सरकार होती, आज अगर सरकार होती और ये ऐसा करता तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस बात का। और 27 में जिस दिन हम आएंगे उस दिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा तो उसकी सलाखों के अंदर हम पहुंचवा देंगे उसको। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है, देश की जनता को। ठीक है, ऐसा नहीं है। राकेश मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ और मुझे लगता है इसी जिम्मेदारी के साथ आप ये जवाब देंगे भी, निष्पक्षता के साथ। सर ऐसा नहीं हो सकता, 2027 का जिक्र विपक्ष लगातार बार बार कर रहा है और इन तमाम चीज़ों के पीछे, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रवोग करने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ सियासी दलों का भी हाथ हो, या ये संभावना नहीं हो सकती क्या? क्योंकि मुस्लिमों को पीड़ित दिखा करके बेनिफिट होता है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। बोलिए। देखिए पूजा जी, ये विषय सत्य भी यही है कि अगर मुस्लिमों को संगठित करना है तो उन्हें पीड़ित दिखाया जाए, लेकिन प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि बार बार मुस्लिम अपने आप को पीड़ित दिखाता क्यों? उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक ही वही मस्जिद थी क्या? बरेली में ही कांड होना था। लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस तरीके की चीजों के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। आज प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं होनी थी, जरूरत भी नहीं थी इसकी। पूरे प्रदेश में अमन चैन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन शांत नहीं रहने देना चाहते। अभी हमारे मुस्लिम, ये क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? 27 तो अभी बहुत दूर है, 27 अभी बहुत दूर है। ये केवल ध्रुवीकरण की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ। मैं वही कह रही हूँ, ध्रुवीकरण की राजनीति अभी क्यों? 27 तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर नहीं है मैडम। ये ढूंढते ढूंढते 6 महीने के अंदर अभी तो ये मामला गर्म करेंगे, तो कहीं और गर्म करेंगे। मुस्लिम हमारे हाथ से छिटक न जाए, इस बात का डर। नाजिम साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो, मुस्लिम हमारे हाथ से छिटक ना जाए? क्योंकि देखिए नाजिम जी, कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम अपना भक्षक समझते रहते हैं वो नहीं होता है, और कई बार हमारा फायदा उठाया जा रहा होता है। मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं एक बने हुए सिस्टम की बात कर रही हूँ कि अंदेशा क्या क्या हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम्स बरगलाए जा रहे हैं? मैं आपकी बात कि मुस्लिमों का फायदा उठाता जाया गया है, उठाते रहे हैं लोग। कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं मुस्लिमों को देने की, किसी भी पार्टी ने दिया तो किसी को भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी सनातनी भाई को कुछ नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को कुछ नहीं दी। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो मुसलमान भाइयों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप जो है क्यों नहीं ये चीज समझ रहे। अच्छा, हमारे उलमाए किराम की बारगाह में भी मेरा एक अरीज़ा पेश है। मैं तो ये कहूंगा, कब तक आप पीछे बैठे रहोगे भाई, कब तक फ्रंट पर नहीं आओगे? आप फ्रंट पर आइए, अपनी कौम को समझाने की कोशिश करिए। मैं अकेला थोड़ी ना समझा पाऊंगा। देखिए, सारे हिंदुस्तान के, सारे प्रदेश के, सारे सूबे के उलमाए किराम, मौलवी, मुफ्ती,
महर्षि से कबीर, ये सारे लोग जब धर्म फ्रंट पर आएंगे, ठीक है, उन्हें समझाना। नाजिम जी आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नाजिम जी आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस बीच में आपसे एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, क्या ये हो सकता है कि जो मौलाना मुफ्ती हैं वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो और वो समाज में गलत मैसेज फ्लोट करें? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, देखिए पूजा जी, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे मैं तौकीर रजा खान की बात कर रहे हैं आप लोग, तो तौकीर रजा खान के मैं हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ। तौकीर रजा खान मैंने अभी आपके चैनल पर बार बार मैं ये कहता रहा हूँ कि मैं उनके खिलाफ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो उनसे मेरा कोई जमीन का कोई जाति कोई झगड़ा है, प्लॉट का झगड़ा है, पैसे के लेते हैं। मैं यही चाहता हूँ, क्यों आप कौन को रोड पर लाना चाहते हो? आप क्यों कौन को मतलब इस तरह की बातें बताते हो कि हम सड़क पर आ जाएंगे? आप उनके कॉलेज की बात करिए, कॉलेजेस की बात करिए, मेडिकल कॉलेजेस की बात करिए, यूनिवर्सिटीज की बात करिए, बहुत बड़े मदारिस की बात करिए, मसाजिद की बात करिए, लेकिन आप क्यों ये कहते हैं कि आप सड़क पर आ जाएंगे? तो मैं उनकी इस बात से सिरे से उनको खारिज करता हूँ खिलाफ। लेकिन मैं सरकार से ये चाहूंगा, सरकार निष्पक्ष काम करे, निष्पक्ष तरीके से सरकार चलाए, बिल्कुल पक्षपात ना करे। आलोक वत्स जी आपका काउंटर रहेगा, आलोक वत्स जी काउंटर रहेगा आपका, बोलिए आलोक जी बोलिए। पूजा मोहन जी जी, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ जी। पीछे मेरे वॉइस में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने अभी अपने 3 विद्वान साथियों को सुना। मैं मौलाना नाजिम साहब से कहना चाहूंगा कि हम हिंदू लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुसलमान में बुत परस्ती नहीं होती है, मूर्ति पूजन नहीं होता है, उनके आराधना करने का तरीका अलग है, पद्धति अलग है जी, उनके नमाज पढ़ने की पद्धति अलग है जी। वो एकांत में और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाती है। तो इस तरीके का बोर्ड बना के आई लव यू मोहम्मद, उसको एक चौराहे पर प्रदर्शित करना, मुझे लगता है ये मुसलमान के कुरान के जो आयात है उसके खिलाफ ये काम। नाजिम जी क्या खिलाफ है ये? क्योंकि कहीं भी मुसलमान धर्म में एग्जिबिट करना बोले है। सर। और नाजिम जी की ऑडियो दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को उसमें शामिल करके और मेरे धर्म में मजाक करना इतनी समझदारी नहीं है। नहीं नाजिम जी देखिए मुझे नहीं लगता। आलोक वत्स जी बहुत जिम्मेदार इंसान है, पहले तो आप अपने जहन में ये बैठा लीजिए। बीजेपी से प्रवक्ता हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके एंटी हैं, वो बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं वो, और बहुत जिम्मेदारी के साथ में कई बार वो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता होने के बावजूद, बीजेपी के नेता होने के बावजूद बीजेपी के लिए भी कई बार वो बोलते हैं। मैं आपसे, उन्होंने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि मुस्लिम्स में बुत परस्ती नहीं है। आई लव मोहम्मद का जो प्ले कार्ड दिखाया जा रहा है, क्या ये उसका हिस्सा नहीं हो सकता? मैं देखिए नाजिम साहब, आप जानते हो मेरे साथ में आप डिबेट में कई बार बैठे हो और आप ये बात जानते हैं, पूजा मोहन पांडे जब भी डिबेट में बैठती है कोशिश करती हूं मैं कि जनता को एक दृष्टि मिले, हम यहां से कुछ बेहतर दे सके उन्हें। सर बताइए सर। देखिए पूजा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद कोई इश्यू नहीं है। आई लव मोहम्मद तो कहेगा मुसलमान, क्योंकि मुसलमान को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि ये मेरे ऊपर आई हुई आसमानी किताब है और इसका नाम कुरान है। उन्होंने जो अपनी जुबानी मुबारक से कहा वो हदीस बन गया, जो उन्होंने चलकर किया, जो उनकी एक्टिविटी थी वो सुन्नत हो गया। और जो उनके ऊपर आया कुरान, तो जो कुरान में लिखा है, ये तो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि ये कुरान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नमाज 5 टाइम पढ़नी है, 5 टाइम के फर्ज इस तरह का चलना है। तो उनकी हर बात को मानना और जानना ही हमारा ईमान है। तो उनसे तो मोहब्बत करता ही है हर मुसलमान, लेकिन मोहब्बत करने के तरीके की उसमें कोई हदूद भी नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आई लव मोहम्मद, जैसे पुलिस अपनी सफाई दे रही है, कानपुर के एसपी ने कहा कि वो एक गलत जगह, जो जगह उस चीज के लिए मतलब थी नहीं, उस गलत जगह पर टेंट लगा दिया और वहां से ये विवाद शुरू हो गया। मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में बात खत्म कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ सनातनी भाई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े होकर एहतजाज करते कि भाई आप किसी भी धार्मिक आस्था के मामले में किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं,
तो ये होता ही नहीं। मगर चूंकि इस तरह की सरकारें हमारे प्रदेश में देश में रह रही है, उनको मजा ही नहीं आ रहा, उनको बंटवारा करना है, पुष्टिकरण की राजनीति करके ही वो सत्ता में आए हैं, तो उन्हें चाहिए इस तरह की बातें करनी। उन्होंने एक ग्रुप और एक तबका खड़ा कर दिया, आप आई लव महादेव खड़े हो जाइए। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप भी टक्की ले लीजिए, कोई नहीं, आई लव महादेव कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई लव इंडिया कहिए, आई लव भारतवर्ष कहिए, आई लव उत्तर प्रदेश कहिए, लेकिन साथ में खड़े हो जाइए, लड़िए झगड़िए, कानून को हाथ में लेने जैसी कोई बात मत करिए। वत्स जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ अपने भाई। बोले बोले। तो ये है मेरा मतलब। पूजा जी, कहीं ना कहीं अगर इन बीच में आई लव महादेव कोई ग्रुप आता है और वो सामने टकराने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो किसी उपद्रवी किसी ग्रुप की कोई साजिश है या इसमें सरकार की भी साजिश है, जैसे भी इनकार नहीं किया जाए। आवाज जरा ध्यान रखिए, दूसरों को भी सुनने की। मेरा ये कहना है कि बचपन से आप भी सुनते आए होंगे और मैं भी सुनता आया हूं, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, जय शंकर, लेकिन कभी हमने रोड पर आई लव यू मोहम्मद नहीं सुना। ये पहली बार ये सुनने को मिल रहा है, वो भी अंग्रेजी में, जिसके खिलाफ थे। वो अगर अरबी में बोलते तो भी चल जाता। ये इंग्लिश जिसके खिलाफ थे पैगंबर, उनके अंग्रेजी में कहना आई लव यू मोहम्मद, ये दोनों चीजें देखिए, मेरे ख्याल से डिबेट थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है। मेरे ख्याल से डिबेट थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है। आलोक जी, नहीं एक मिनट जी बोले जी, एक मिनट। और उसके बाद तौकीर रजा का के जो हुजूम में गोलियां, बंदूक, पत्थर और ये कहना हम मरना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं, क्या मतलब है इसका? ये कौन सा आई लव यू मोहम्मद हो रहा है? आई हेट ह्यूमैनिटी हो रहा है, ये आई हेट हिंदू हो रहा है। नाजिम साहब, नफीस और नदीम जो कि तौकीर रजा से कनेक्टेड दो लोग थे, उन्होंने आवाम के बीच जा करके, मैंने चलिए ये मान लिया पुलिस और आवाम के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, बोला गया कि आप प्ले कार्ड लेकर के इस तरीके का क्योस मत क्रिएट कीजिए, अग्री, ठीक है। लेकिन बीच में आवाम के कुछ आपराधिक तत्वों को छोड़ा जाता है और उनसे कहा जाता है गुनाहे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और अगर पुलिस वालों का हाथ भी काटना पड़े, इनकी हत्या भी करनी पड़े, तो पीछे नहीं हटना। उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड मौजूद थे। नाजिम जी, यहां पर मसला ये नहीं है कि किसने आई लव मोहम्मद का प्ले कार्ड लिया था, मसला ये है कि उन मुस्लिम्स के हाथ में किसने वो पेट्रोल बम दिया, किसने वो पत्थर दिए, किसने वो 12 बोर की पिस्टल दी। मसला ये है सर। देखिए पूजा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कहा ना कि ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो अच्छा खासा काम ठीक ठाक चल रहा है और इस तरह की वो चाहे मौलाना तौकीर रजा खान के साथ के लोग, मैंने आपको शायद मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मैंने, और मैंने यही कहा था कि मौलाना तौकीर रजा खान जो लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं, उनका अपना सगा वाला बेटा कौन सा है जो सामने होगा सबसे आगे। तो इस तरह की बातें अगर लोग अपने बेटे के सामने आए ना, उनका बेटा जान से जाए, इसका भतीजा भाई अगर जान से जाएगा तो तकलीफ होगी। लेकिन अभी आलोक जी तो कह रहे थे कि इंग्लिश में पहली बार सुना है। अब बहुत से लोग ऐसे थे, पहले इंग्लिश हमारे इंडिया में जानते ही कहा थे लोग, इंडिया में इंग्लिश अब जाने, मतलब मायना गलत नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपको आप करके बोलता हूँ तो अच्छी बात है, पूजा जी करके बोलता हूँ जब भी अच्छी बात, लेकिन मैं आपको बड़ा बोलूंगा तो शायद आपको भी नगावार बोलेगा, सारे चैनल पर पूरे भारत पर। तो यहाँ मतलब मायने से निकलता है, मायना आई लव मोहम्मद मोहब्बत कर, तो मतलब किसी का मायना ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी धर्म की आस्था हो, तो चेंज नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में हो, फारसी में हो, अरबी में हो, उर्दू में हो, संस्कृत में हो, हिंदी, इससे कोई मतलब नहीं। मैं ईश्वर अल्लाह को कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गॉड से है, भगवान से है, नाम वही है, ईश्वर अल्लाह कह सकते हैं, तो हिंदी संस्कृत का सवाल नहीं। और जहां तक इस तरह की मैंने कहा ना उपद्रवी लोगों के खिलाफ, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैंने फर्स्ट टाइम यही कहा था, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे ख्याल से मुझसे बड़ा गरीब और मुझसे बड़ा नालायक इंसान कोई और नहीं हो सकता, जो अपने मुल्क की तरक्की को उसका चैन। राकेश मिश्रा जी, काउंटर आपका, बोले।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस दिन जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो तौकीर रजा के बुलावे में, उनके पास जो हथियार बरामद हुए, जो चीजें बरामद हुई, तो वो शांति वार्ता के लिए तो नहीं आए थे और न पुलिस ने उसे प्रायोजित किया था। तो ये व्यवस्था तो आप जैसे बुद्धिजीवियों को बनानी पड़ेगी ना, समाज में अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम इनके हाथ के क्योंकि नाजिम साहब उसमें कई लोग जो मर गए या जो घायल हुए हैं वो मासूम मुस्लिम हैं जो शायद अपने मजहब के प्रेम के लिए, मोहम्मद नबी के प्रेम के लिए वहां पर खड़े थे। बोलिए नाजिम साहब। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ये नहीं कहा कि जो लोग हाथ में पत्थर या तमंचे, हाथ में असलहे या हथियार लेकर आए थे उनको जो शांति व्यवस्था की बात करना है, मैंने इस चीज पर कही। मैंने तो ये कहा जो भी इस तरह के लोग थे, लेकिन अब उसमें यही तो जांच का विषय है, वो लोग थे कौन, वो लोग आए कहां से थे, किसका हत्या खाली तौकीर रजा की थे या कुछ और आगे थे। ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रशासन की साजिश। मैं तो खुद वही बात कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग जो शांति वार्ता करने आए थे, शांति वार्तालाप करने आए थे, शांति के लिए कोई वो कह रहे थे, लेकिन मिश्रा जी शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं पहले कह रहा हूँ अगर कोई भी इस तरह का हरकत या कृत्य करता है तो सबसे बड़ा जलील इंसान होगा जो हमारे मुल्क को बांटने की अगर बात। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया, एकीकरण करना शुरू कर दिया, राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगर हम शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम शिक्षा के प्रति अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो ऐसे फिरका परस्त लोग एक दूसरे के खिलाफ अपने आप को यूज करते रहेंगे। तो जरूरत अब इस बात की है कि आप शिक्षा व्यवस्था करिए। अरे मैं कहता हूँ, मैंने कम ना किया, चलिए आगे चलिए और मैं भी चलता हूँ, करते हैं ना। आप सनातनियों की तरफ से खड़े हो जाइए, मैं मुस्लिमों की तरफ से खड़े हो जाता हूँ, करते हैं ना। कहीं दिल्ली से ऐलान करते हैं, जो हम कहीं से भी लाल किले से करते हैं, जो भी संसद भवन में खड़े होकर ऐलान करते हैं ना, दोनों राकेश करते हैं ना। अरे भैया आपका मना करने इस काम के लिए, हमने तो मना ही नहीं किया। देखो आपको ये बात समझना पड़ेगी, जहां तरफा कार्रवाई होगी तो मरता क्या ना करता। अगर पुलिस प्रशासन कुछ लोगों का साथ देगा, वो भी उपद्रवी किस्म के लोगों का साथ देगा और तानाशाह किस्म के लोगों का साथ देगा, तो कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए कम से कम पत्थर हाथ में नहीं लेगा तो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। लेकिन अगर कोई इस तरह का काम करता है, मैं फिर भी उसके खिलाफ। ठीक है, एसके दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। एसके दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया डेंटिंग पेंटिंग का। उस बयान से सपा ने ऐतराज़ जताया। सपा बार बार कहती रही प्रदेश के अंदर सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकामयाब हुई है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये जो पूरा मसला हुआ है, इसमें अब तौकीर रज़ा का नाम से निकल करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग, पूरी प्लॉटिंग की गई। इस पर समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी का साथ देगी? देखिए पूजा जी, बात ये है कि 2027 का चुनाव नजदीक जल्द आने वाला है, एक बराबर 1.5 साल मान के चलो। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप उठा के देख लीजिए कि बिना हिंदू मुस्लिम किए वो सत्ता पे नहीं आ पाती है। अब तौकीर रजा जैसे उसके कई एजेंट हैं, एक एजेंट नहीं है, उसके कई एजेंट हैं जो इस काम के लिए मतलब हमेशा दिन रात काम करते हैं इसी चीज में कि कहां तौकीर रजा को आपकी सरकार में लाल बत्ती मिले और एजेंट है वो बीजेपी का, गजब करते हैं। अरे यही तो राजनीति है। राजनीति में क्या नहीं हो सकता है। आलोक वत्स जी काउंटर रहेगा आपका, आपको पता चलेगा। आलोक वत्स जी नहीं, पहले पूरी बात तो सुनो ना, पूरी अपनी बात सुनोगे नहीं तो फिर कोई सर। एसके दुबे जी, आपसे ज्यादा उम्र में मैं बड़ी नहीं होंगी, आपसे ज्यादा उम्र में मैं बड़ी नहीं होंगी, लेकिन 13वां साल मेरी भी पत्रकारिता को चल रहा है। 2 से 3 चुनाव मैंने भी देख दिए हैं, विधानसभा के न जाने कितने, आम चुनाव 3 देख लिए। बोलिए। लेकिन आप पॉलिटिकली नहीं है, इसलिए जिस दिन आप पॉलिटिक्स में घुसेंगी ना उस दिन ये जरूर बोलेंगे वो पॉलिटिक्स में ये भी होता है, उस दिन ये जरूर कहेंगी और मुझे याद कर लेना उस दिन। हमारे लिए काम करता था, आजम खान हमारे लिए काम कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी हमारे लिए काम कर रहे हैं। दुबे जी आपको तो बहुत बड़ा पद कल दे देना चाहिए। आप हमें ये बता दो कि जितने चुनाव होते हैं उससे पहले हिंदू मुस्लिम एंगल आता है कि नहीं आता है, आप बता दो हमें।
जिसके आप चुनाव गिरा के देखिए, चाहे चुनाव जिला पंचायत का हो, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, इनका यही एंगल आता है। ये मौलाना साहब तो करवा दीजिए कि क्या तो कितने देखिए उन बेचारे लोगों से आप मिलिए जो गोधरा कांड के आज जेल काट रहे हैं, बेचारों के परिवारों से मिलिए, आपको पता चल जाएगा। बस साहब आप सोचिए, उनकी दयनीय हालत है, लेकिन वो इस राजनीति के शिकार हो गए, राजनीति के शिकार हो गए वो लोग। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, वहां से सब बरी हो गए। नहीं, मैं वो उंगली नहीं बता रहा हूँ, मैं राजनीति के शिकार की बात कर रहा हूँ, राजनीति के शिकार हुए। आपका आजम खान से क्या रिश्ता है? कितने ऐसे दंगाइयों को आपने अपने पार्टी में शामिल कर अरे रखा है? आजम खान तो एक राजनीतिज्ञ है भाई, कहाँ आप क्या बात करते हो? एक जनता के द्वारा चुनाव हुआ व्यक्ति है वो, और अगर अंसारी भी है तो अंसारी भी जनता ने चुना था, तब मान नहीं बने भाई। पॉलिटिकल आदमी है। मुझे एक बात बताइए, आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, दुबे जी मैं समझ गई, दुबे जी मैं समझ गई, ठीक है, चलिए आपकी बात को मैंने मान लिया, अक्षरशः मान लिया, बीजेपी कर समझ गई, लेकिन दुबे जी नहीं समझे। नहीं, अभी रुकिए, दुबे जी से ही सवाल है। दुबे जी मैंने चलिए मान लिया दंगे बीजेपी करा रही है, ठीक है, मान लीजिए कि मान लिया गया है कि दंगे बीजेपी करा रही है। अब मुझे ये बताइए कि सपा इन दंगों को शांत करने के लिए क्या कर रही है? नहीं, हमने तो आप उनके सियासी काट के लिए क्या कर रहे हैं? मुस्लिम नहीं, हमने तो ये अपील भी किया, सब जगह किया, आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में मिलकर रहें, अदरवाइज इसका असर पूरे देश पे होता है। ये सिर्फ बरेली तक नहीं जाता है, पूरे देश पे असर होता है। इकोनॉमिकली हम घटते हैं, सामाजिक में भी घटते हैं, और पॉलिटिकली में तो फिर घटते हैं। आज देखिए, आज स्थिति क्या बन गई है, आज सोचिए, विचार करिए, देश में नहीं, यहाँ बैठ करके मैं सोच विचार करके क्या करूंगी? मुझे ये बताइए एसके दुबे जी, मुझे ये बताइए, मेरा जो काम है वो कर रही हूँ, मेरा काम जो है वो मैं कर रही हूँ। आप मुझे बताइए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है ग्राउंड पर? आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो राजनीतिक पार्टी है ना सर। मैं तो ग्राउंड पर जाता हूं, मेरी रैलियां हो रही हैं, मेरे कार्यक्रम होते हैं, हम लोग जनता से मिलते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बलात्कार, जो बलात्कारी बच जाते हैं उन पे जो चाहे वो देश के प्रति नफरत वाले हों, चाहे वो समाज के मैं पिछली दौरान भी स्क्रीन पर सभी गेस्ट को लाइएगा, पिछली बार भी नाजिम जी मेरे साथ में बैठे हुए थे, डिबेट हो रही थी, आलम मोहम्मद और महादेव पर ही हम बातचीत कर रहे थे, और आज दोबारा वही मौका है। मैं नाजिम जी बैठे हुए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ एसके दुबे जी, आज मैं दोहरा करके वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अखिलेश यादव के साथ आजम खान को लेने के लिए फरंगी मैली और शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी दोनों गए हुए थे। आपके ये दोनों धर्मावलंबी कहीं भी पीसी करते हुए आपके साथ नजर नहीं आए कि आप शांत हो जाओ, घरों में रहो, आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिमों से ये कहते नजर नहीं आए, वो तो मानते हैं अखिलेश यादव की बात, उनके साथ में पीसी कर ली होती। देखिए, पॉलिटिकली हमारा काम ये है कि हम जनता में ये कहें, ऐसा नहीं है हम जनता में कहें कि बीजेपी दंगे भड़का रही है। सुनिए, देखिए, ये इस सच को आप निगलेक्ट नहीं कर सकती है कि बीजेपी का काम ही यही है कि हिंदू और मुसलमान, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करो चुनाव जीतो, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये स्वीकार कर रही हूं कि बीजेपी ये दंगे करा सकती है, तो मैं ये क्यों ना स्वीकार कर लूं कि समाजवादी पार्टी भी ये दंगे करा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम। क्यों नहीं करा सकती समाजवादी पार्टी? आप उनको पीड़ित दिखाएंगे, आप उनको पीड़ित दिखाएंगे, आप उनको बताएंगे कि भैया देखो तुम्हारे साथ में कितना अन्याय हो रहा है, योगी सरकार में तुम कितने नाखुश हो, और अगले चुनाव में हमें वोट दे देना। और हम फरंगी मैली और शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि आगे कर दिया तो वो शांत हो जाएंगे मुसलमान, सड़कों पे थोड़ी आएंगे, फिर वोट बैंक कैसे बनेगा?
ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हम उनको लेके क्यों हम अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे बिल्कुल। आप आजम खान को जब आप लेने चाहिए। जाएंगे, आप जब आजम खान को लेने जाएंगे तो वहां पर मनाने में वो काम आएंगे, क्योंकि आपके लिए आजम खान पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दंगा आपके लिए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दंगा जितना चलेगा, जितना आप इसको भुना पाओगे, उतना ज्यादा आपका वोट बैंक स्ट्रांग होगा। एसके दुबे इसको इस तरह में क्यों ना देखूं? हम किसी काम के, हम कोई कार्यक्रम में जा रहे हैं, अगर आप साथ आना चाहते हैं तो वोट बैंक, हमें कौन सा दिक्कत है भाई, हमें कौन सा दिक्कत है? नाजिम साहब बोले, नाजिम साहब बोले, काउंटर है आपका, बोले बोले। उस एंगल से मत देखिए, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि आज के नौजवानों को सोचना। दो बजे समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ सर, दुखती रख पे हाथ रख दिया मैंने। उन्हें उकसा करके अगर उसका फायदा लेना चाहती है तो मेरे ख्याल से जो मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, वो मौलाना ये भूल गया था, तो कम से कम वही इतनी समझदारी दिखा दे कि वो समाजवादी पार्टी को मौका न, मुसलमानों को अपना हितैषी बना, मुसलमानों के हितैषी बन जाए। नाजिम साहब, यहाँ मैं किसी सियासी दल का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बात का जिक्र देखिए नाजिम साहब, मुझ पे थोड़ा सा अगर आपको भरोसा हो, आपने मेरी डिबेट्स में आप बैठे भी हैं, आपने सुनी भी है। यहाँ पर ज़्यादातर गेस्ट जो बैठे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने किसी भी स्पीच में कभी भी ये नहीं कहा कि उनको मुस्लिमों से बैर है। उन्होंने इस बात को कोड नहीं किया, उन्होंने कहा है दंगाइयों की खैर नहीं, दंगाइयों की खैर। वही बात तो बोले जी, वही बात मैं कह रहा हूँ पूजा जी। बहुत 12 मुकदमे आदित्यनाथ जी पर थे, मुख्यमंत्री क्या उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। मैं वही बात कहता हूँ, बात जब अतीक की आती है, बात जब मुख्तार अंसारी की आती है, बात जब सारे लोगों की आती है, तो दाऊद इब्राहिम इस देश का गद्दार है, दाऊद इब्राहिम भगोड़ा है। दाऊद इब्राहिम के साथ ब्रजेश सिंह के कैसे संबंध रहे हैं, भारत की सरकार के पास एविडेंस है। तो आज तक ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जाए? वो भाई आलोक वत्स जी काउंटर रहेगा आपका, आलोक वत्स जी काउंटर रहेगा, बोले बोलते रहे सर। नाजिम जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए नाजिम जी, आपको शायद गलतफहमी है, शिकंजा जितने भी बाहर भागे हुए हैं उन सब पर कसना चालू हो गया है। कुछ लोग कुछ इस कवायद के बाद भारत वापस लाए भी गए हैं और कुछ भविष्य में भी लाए जाएंगे। और रही बात कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के राज में अगर एनकाउंटर हुआ है तो हिंदू गुंडों का भी हुआ है, हिंदू दहशतगर्दों का भी हुआ है, और उसके ऊपर कोई जुलूस नहीं निकला। अगर मुसलमान के किसी गुंडे को मारा गया तो उस पर जुलूस निकाला गया, उस पर बवाल काटा गया, लेकिन हिंदू गुंडा अगर कोई मारा गया काउंटर में कोई जुलूस नहीं निकला पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गुंडे की कोई जांच नहीं होती। राकेश मिश्रा जी बोले। आलोक जी मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पर। बोले नाजिम साहब बोले। आलोक जी मैं ये कह रहा हूँ, ये कैसे हमको जस्टिफाई कर दिया हमने कि हिंदुओं को कुछ नहीं निकला, मुसलमानों को। देखिए मेरा यहाँ सवाल हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ जो बुरे लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, उनके साथ मतलब हक तलफी कुछ लोगों के साथ क्यों हो रही है? जो बुरा है वो बुरा होना चाहिए और जो अच्छा है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा है जिसके ऊपर मुकदमे और हिंदू तो वो तो एकदम साफ सुथरा निकलेगा, और किसी मुसलमान के ऊपर मुकदमे जब उसकी जांच होगी तो वही गंदा निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात सिरे से परे है, खारिज बात है। आपने ठीक से जांच कराई। वालों को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो। बोले राकेश मिश्रा जी, बोले राकेश मिश्रा जी। देखिए एक बात निकल के सामने आई है कि मुस्लिम आज जो आपका पहला प्रश्न था, आज उसी प्रश्न पे सारी चीजें घूम के आ रही। प्रश्न ये है कि मुस्लिम छिटके ना, मुस्लिम कंसोलिडेट रहे, इन सारे दंगों का मूल कारण ये है। आप समझ, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। उसके लिए जो कांग्रेस एसके दुबे जी यहाँ पर जवाब दीजिएगा आप। तो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, ये उनके खिलाफ हैं, कहीं मुस्लिम वोट हमसे छिटक ना जाए। इसके लिए ना तो आज तक इनके 50 साल में इन्होंने उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था की, ना उनके लिए कोई कार्य किया, केवल उनको संगठित रखने के लिए उनके भीतर केवल भय पैदा करवाए। आज भी क्रमोवेश पूरे प्रदेश की और पूरे देश की स्थिति यही बनी हुई है कि मुस्लिम लिबरल नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम के भीतर
अपने देश के प्रति। लेकिन राकेश मिश्रा जी काउंटर है मेरा यहाँ पे। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में 11 सालों से सरकार किसकी है? बीजेपी की। देश की अगर बात कर लें तो देश में 11 सालों से सरकार किसकी है? 11 सालों से ज्यादा हो रहा है अब, सरकार किसकी है? बीजेपी की। और फिर अगर राकेश मिश्रा और पूजा मोहन पांडे यहां पर बैठ करके ये कहते हैं कि मुस्लिमों को 40 सालों से 50 सालों में ये शिक्षा नहीं दे पाए, ये नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए, तो हम क्या दे पाए सर? आपकी सरकारें क्या दे पाई? बीजेपी की सरकारें क्या दे पाई? एनडीए की सरकारें क्या दे पाई सर? एनडीए की सरकारें क्या दे पाई? मैं किसी सरकार का समर्थक या किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं। ये जो विशेष एक कम्युनिटी के साथ नोटबंदी की बात की जाती है, मैं उसके खिलाफ। सर किसी को अपना बनाने के लिए, राकेश जी जितना मैं समझी हूं, मैं पेशे से थोड़ा, मैं पत्रकार भी हूं और कवि भी हूं, तो जितना मैं समझती हूं कि किसी को अपना बनाने के लिए एक शब्द और एक लम्हा ही काफी होता है। ये तो 11 साल हैं सर, 11 साल हैं, 11 साल हैं। और देश के अंदर राकेश मिश्रा जी, अगर एक तबका आज भी अपने आप को ये बार बार कह रहा है कि हमको इस देश का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, इसका मतलब हम अपने घर के एक सदस्य का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। अब आप एक चीज मुझे बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है कि चाहे भारत केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? मुझे ये बताइए, क्या शिक्षा का अधिकार हिंदुओं को ही है? क्या मुस्लिम अगर उस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो उनका नाम नहीं लिखा जाएगा? ठीक है, नाजिम साहब काम करें। देखिए मिश्रा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपको आपकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, आपको बड़े हिसाब से बात करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही योजनाएं मिली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही योजनाएं चली है? कब पहले हवाई जहाज नहीं उड़ते थे? क्या हमारे देश में एयरपोर्ट नहीं थे? क्या हमारे देश में ट्रेन नहीं चलती थी? क्या हमारे देश में लाइट नहीं थी? क्या हमारे देश में भूखमरी नहीं थी? क्या हमारे देश में कारोबार नहीं था? क्या लोगों के पास रोजगार, शिक्षा नहीं? इसका लेकिन राकेश जी, इसका एक पक्ष और भी हो सकता है। जो भी योजनाएं निकली है सारे लोगों को लाभ मिला है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल मुसलमानों को योजनाएं निकाल के लाभ दिया। लेकिन नाजिम साहब, इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि इस देश के अंदर योजनाओं का जो लाभ है वो मुस्लिमों को ज़्यादा मिल रहा है। और इसका एक पक्ष ये भी हो सकता है नाजिम साहब, क्योंकि योजनाओं का लाभ चूँकि बीपीएल को मिलता है, वंचितों को मिलता है, शोषितों को मिलता है, तो इसका एक मैसेज ये भी है कि शायद एक वर्ग है जो सबसे ज़्यादा सुविधाओं से अछूता है, इसीलिए उसे योजनाओं का लाभ लेना पड़ रहा है, और हम शायद अपने देश के एक हिस्से को उतना मजबूत अभी भी नहीं कर पाए हैं। इसका एक मतलब ये भी है। आलोक वत्स जी बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर मुसलमानों को किसी भी योजना का लाभ ज्यादा दिया जा रहा है, देखिए जो भी बात है तो वो तो कानून के दायरे में बात है। अगर स्पेशली मुसलमानों को लाभ तो दिया नहीं जा रहा, अगर दिया भी जा रहा है तो या तो उनकी मजबूरी है, वो गरीब तबके के नीचे आते हैं, या फिर अगर सरकार फिर भी जो गरीबी तबके के ऊपर लोग आते हैं उनको इसी योजना का लाभ दे रही है, तो फिर हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार। तो एक तरफ से तो कान पकड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई गुर्बत में जिए, कोई परेशानी में जिए, जो उस चीज के पात्र हैं उनको लाभ मिलता है, उसमें हिंदू मुसलमान। ठीक है, चलिए पात्र का विषय यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दंगे दंगाइयों का विषय है और कौन ये भड़का रहा है उसका विषय। आलोक वत्स जी बोलिए। देखिए, अभी मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि बीजेपी नहीं थी तो एयरपोर्ट नहीं थे, ट्रेनें नहीं चलती थी और भी बहुत सी चीजें। तो मैं इनकी ज्ञानवर्धन कर दूं कि मोदी जी के आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी पूरे विश्व में, आज 4थे स्थान पे और तीसरे की तरफ जाने की आलोक जी हम टॉप पे, आलोक जी आपके पास सही डेटा नहीं है, बोल रहे हैं डेटा सही नहीं है, बीच में मत बोलिए मेरे बड़े भाई, आपके पास डेटा ही नहीं है सही। मैंने कहा ना बीच में मत बोलिए, आप मेरा डेटा को बाद में काट दीजिएगा। नहीं, 70 एयरपोर्ट से 144 एयरपोर्ट पर चले गए आप, 2 एम से 44 एम का निर्माण हो रहा है, दुगुने गति से ट्रेनें चल रही है, पूरे भारत में रोड का महाजाल फैल चुका है, 2 लेन 4 लेन,
उतने ही पुल पुलिया का निर्माण हो गया है। IIT खुल रहे हैं, 36,000 यूनिवर्सिटीज खुल गई है, और आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा आपकी बहनों को 3 तलाक से निजात दिलाया हमने, जिसके कारण उनके लाइफ में कितनी पीड़ा थी, और आप कह रहे कुछ नहीं किया हमने आपकी बहनों को शौचालय से मुक्ति दिलाई। सर पहली बात आलोक जी सुनिए। आलोक जी आप आलोक जी, नाजिम साहब आप मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं। उनकी बहनों को नहीं, ये हमने हमारी बहनों के लिए किया है, पहली बात तो ये। और दूसरा विषय ये कि विषय विकास नहीं है, और विकास होता भी तो नालंदा में आज एक पुलिया गिरी है जिस पर काम 2.5 सालों से चल रहा था, और वो गिर गई, धराशायी हो गई, जिसमें मजदूर दब गए हैं। सर तो ठीक है, अगर हमारा मुद्दा विकास नहीं है, हमारा आज का मुद्दा विकास नहीं है आलोक जी, हमारा आज का मुद्दा विकास नहीं है, वरना मैं आपको बताती कि जिस देश में 80 करोड़ आवाम फ्री का खाना खा रही हो, वो कितना भी विकसित हो जाए, उसकी 80 करोड़ आवाम भूखी है, ये तय बात है। ठीक है, मैं फिलहाल विकास पर बात आज नहीं कर रही हूं, बात हम दंगे पर कर रहे हैं। तो कंक्लूड करेंगे इस डिबेट को। आलोक जी, मैं आप ही के साथ में शुरू करती हूं, 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिए प्लीज। देखिए, समाज में तौकीर रजा जैसे बहुत से लोग छिपे हुए हैं, छांगुर बाबा जैसे बहुत से लोग छिपे हुए हैं जो अब उजागर हो रहे हैं। इसके साथ साथ स्वामी चिन्मयानंद जैसे भी लोग छिपे हुए हैं, पूर्व में राम रहीम भी निकले, बिल्कुल आसाराम बापू भी निकले। ये सारे लोग जो समाज में किसी भी तरीके की विकृति फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से पूजनीय नहीं है, ये कहीं से आदरणीय नहीं है। इनके साथ किसी भी सरकार को अति सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दूसरा ऐसा करने के पहले 10 बार सोचे, और हमारी सरकार इस काम को कर रही है। बिल्कुल आलोक जी, आप पूरी डिबेट के दौरान जो भी बोले, लेकिन आखिरी में जो आप कंक्लूड करते हैं दिल जीत लेते हैं। SK दुबे जी बोलिए। कंक्लूड तो यही है कि मैडम, अभी इन्होंने राम रहीम का जिक्र किया, आपने भी देखा होगा जब हरियाणा में चुनाव आया उसको कितने बार बेल मिली है। जब चुनाव आया तो उसको बेल दी गई है, बेल मिली और बेल से पूरा समीकरण को बिठा देता है। अरे आपके ही पोषित लोग हैं दादा, इन पोषित लोगों को मत पोषिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो कानून व्यवस्था में दखलंदाजी करता है, देश के प्रति नफरती पे तत्व पैदा करता है, तो उसके साथ वो सजा हो कि उसकी 7 पीढ़ी याद करें, ताकि हम सब मिलकर रह सकें। राकेश मिश्रा जी कंक्लूड कीजिए प्लीज। कंक्लूजन इसका यही है कि किसी दंगाइयों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसी धर्म के व्यक्ति दंगाई नहीं होते। समाज को शिक्षित होने की जरूरत है, समाज को जागरूक होने की जरूरत है, और ऐसे तथाकथित कालीनेम जो है, इन्हें कालीनेम की संज्ञा दी जाती है, जो छद्म रूप रखते हैं अपने भीतर और समाज को बांटने का कार्य करते हैं, और करते हैं ये राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और समाज से ऐसे लोगों को तिरस्कृत करना चाहिए। बिल्कुल, नाजिम जी बोले। देखिए पूजा जी, मैं अपनी एक शेर के साथ बात करना चाहूंगा। तोड़कर दिल हमारा सितमगर, जिंदगी के मजे ले रहा है, कोई जालिम से इतना तो पूछे किस खता की सजा दे रहा है। चलिए, नाजिम जी ने जो आखिरी में शेर बोला है कि किस सितम की सजा दे रहा है, सितम तो बताया जाए, फिर उसके बाद सज़ा मुकर्रर कर दी जाए। बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने, चर्चा को खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, जब भी हिंदू मुस्लिम या फिर इस तरह के जो दंगे के मुद्दे होते हैं, उसमें मेरी सिर्फ एक राय होती है। मुझे जो लगता है, हो सकता है मेरी समझ आपकी समझ से मैच ना खाए, तो उसको आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं बार बार ये सोचती भी हूँ अपने जहन में कि कैसे हमारे और आपके बच्चे हाथ में मोहब्बत का पैगाम लेकर के दंगाइयों की फेहरिस्त में शामिल हो गए। आपको शायद अपने बच्चों की तालीम पर भी और बच्चों के संस्कारों पर भी, दोनों बोल रही हूँ हिंदू मुस्लिम के लिए, दोनों पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि कहीं हाथ में मत्थे पर तिलक लगाते लगाते हाथ में तलवार लेकर वो अहिंसा
के पथ पर चलने वाला हिंसा न करने लग जाए, ये हमें देखना पड़ेगा। और मुस्लिम्स को भी देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा नबी की राह पर चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं क़यामत की राह और जन्नत की हूरों के प्रलोभन में कह सकते हैं कि सड़क पर हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम और कुछ दंगों का सामान लेकर के उतर आया है और उसको इस बात का भी एहतराम नहीं रहा कि सामने जो खाकी खड़ी है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। और खाकी को भी इस बात का एहतराम रखना चाहिए कि ये जो लोग सामने खड़े हैं इनका कोई मजहब नहीं है, ये देश के नागरिक हैं, उस भारत के नागरिक हैं जिसकी सुरक्षा की शपथ हमने खाई थी अपनी ड्यूटी के दौरान। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं, दंगाइयों को छोड़ने का अधिकार किसी का नहीं। और सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे दंगाइयों का पता लगाए और उनकी कब्र खोद दे। मैं दोहरा रही हूं इस बात को, उनकी कब्र खोद दे, क्योंकि भारत है और भारत विविधताओं की खूबसूरती से भरा हुआ है। इसको जो भी डेंट डालेगा वो बच नहीं सकता, ज़्यादा दिनों तक उसकी सांसें चल नहीं सकती। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक ही कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।